दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर हम एटम में क्या क्या होता है, किस तरीके से एटम की स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो पूरा आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत हम करें तो ये कहानी शुरू होती है डाल्टन से। हम 3rd चैप्टर में यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसमें डाल्टन ने कहा था कि कोई भी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन छोटे पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया? एटम। और उसने एक बात कही कि ये जो एटम होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। और दूसरी बात उसने ये कही कि ये जो एटम है वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कभी भी H के रूप में नहीं रहेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा? H2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। कोई भी एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात किसने कही? डाल्टन ने कही। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है उस एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और एटम को फर्दर डिवाइड किस में किया जा सकता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। यानी कि अगर हम एटम को तोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और इन्हीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आप समझ गए होंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो किसी एटम के अंदर पाए जाते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है। क्लियर? अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप समझ गए होंगे कि डाल्टन का ये कॉन्सेप्ट था कि एटम इंडिविजिबल होते हैं, ये तो कैसा रॉन्ग प्रूव हो गया। अब इसने दूसरी बात क्या कही थी कि जो एटम होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। लेकिन आज की तारीख में हमें ये पता है कि कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस के एटम कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये क्यों स्टेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने को ये ध्यान रखना है कि जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस में कौन कौन आ जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब आ जाएंगे। तो इनके जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जाता, यानी वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि डाल्टन की जो ये सेकेंड बात इसने जो कही थी कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो भी गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि जो इनर्ट गैस के एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई कि डाल्टन ने ये जो दोनों बातें कही थी वो दोनों बातें टाइम के साथ रॉन्ग प्रूव हो गई? क्लियर? अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कोई एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे कि एटम तो क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो सब एटॉमिक पार्टिकल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल के उनकी स्टडी कर सकूं। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? तो अपन क्या बोलेंगे कि एटम वो छोटा सबसे पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल नियॉन और इनर्ट गैस, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम से भी छोटे हैं, लेकिन उनकी फ्री स्टडी अपन नहीं कर सकते, वो फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कौन नहीं करते? सब एटॉमिक पार्टिकल, जबकि एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या डिफरेंस है। बड़ा कौन है? एटम है। सब एटॉमिक पार्टिकल उससे छोटे हैं, तभी तो एटम के अंदर फिट हो सकते हैं। क्लियर? एटम तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर?
तो अब अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब सब एटॉमिक पार्टिकल मेनली कितने होते हैं, 3 टाइप के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि इन 3 के अलावा यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन। लेकिन इन सब की ज़रूरत आपके 9th लेवल पर अभी नहीं है, इसलिए अपन अभी उसमें डीप में जाएंगे नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आसानी से ये चीज़ें आपके समझ में आ जाए। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की, तो आपको एक सिंपल सी लाइन ध्यान रखनी है, ईट पग नाच। ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन, प यानी प्रोटॉन, ग यानी गोल्डस्टीन, न यानी न्यूट्रॉन और च यानी चैडविक। यानी कि प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। तो ये छोटी सी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, तो आप किसकी डिस्कवरी किसने करी इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इनके रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले अगर हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी समझ लें तो रिप्रेजेंटेशन को समझना आसान रहेगा। देखिए, अगर मैं इनके चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी जीरो चार्ज। और जिस पे कोई भी चार्ज नहीं हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। यानी न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर। अब क्या ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन साइन कैसा होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन साइन कैसे हैं, अलग है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए P के ऊपर प्लस लिखकर अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लिखकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए N के ऊपर 0 लिखकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इनके मास की, तो क्या ध्यान रखना है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का मास 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो है 10⁻31 में, जबकि इन दोनों के मास 10⁻27 में है। तो 10⁻31 का मतलब 1 के अपॉन में आपको 31,000 करते हैं तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की तुलना में बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। क्लियर। और अगर मैं यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट के रूप में इनके मास को रिप्रेजेंट करूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास देखिए लगभग बराबर है, 1.672 है और यहाँ पे 1.675 है। पीछे 10⁻⁻27 इधर भी है, 10⁻⁻27 इधर भी है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, लगभग सेम होता है। क्लियर। तो अगर इनके U के रूप में अगर इनके मास को रिप्रेजेंट करूं तो प्रोटॉन का मास 1U, न्यूट्रॉन का भी मास 1U, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसको U में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.0005, 30 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 0.0005 यूनिफाइड मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, अगर इनका आप कंपैरिजन करो तो सबसे ज़्यादा मास किसका आ जाएगा, न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर। दोस्तों, अब एक बात बताइए, अपने को पता है कि जो एटम है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब थोड़ा दिमाग लगा के मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इस एटम का मास निकालना है तो इस एटम का मास क्या प्रोटॉन के मास
प्लस न्यूट्रॉन के मास प्लस इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा या नहीं होगा। यानी किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनके मास का सम कर दो तो क्या मेरे पास एटम का मास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एटम में पाया क्या जा रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो पाए जा रहे हैं, कोई हाथी घोड़े तो पाए नहीं जा रहे। तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इनके टोटल मास का सम कर दो, वही उस एटम का मास होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अब देखिए, अभी अपन देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसको जीरो मान सकते हैं। तो इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब मुझे ये बताइए, क्या इस एटम का मास प्रोटॉन के टोटल मास प्लस न्यूट्रॉन के टोटल मास के बराबर होगा या नहीं होगा। यानी कि इस एटम का मास प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को सम कर दो तो अपने पास अब किसका मास आ जाएगा, एटम का मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो अपन कितना मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास कर दो तो अपने पास किसका मास आ जाएगा, उस एटम का मास आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी एटम का जो मास होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो जीरो होता है, जीरो मान सकते हैं क्योंकि उसका मास बहुत ही कम होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो एटम का मास बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। पहली चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि किसी एटम का जो मास है वो बेसिकली उसके न्यूक्लियस के कारण ही होता है? क्या ये मैं कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए किस में जाते हैं, न्यूक्लियस में ही तो पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि एटम का मास किसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। यानी कि जो एटम का मास होगा उसमें मेन कंट्रीब्यूट कौन करेगा, न्यूक्लियस ही करेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए किस में जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब इधर देखिए, रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका ये है जो कि आपकी बुक में दे रखा है। अब आपको थोड़ा एडवांस तरीका मैं बताता हूँ रिप्रेजेंट करने का। देखिए, हमेशा क्या करते हैं, जो पैर है, पैर पर हमेशा क्या लिखते हैं, सिंबल के पैर पर हम हमेशा क्या लिखते हैं, इसका चार्ज लिखते हैं और सर के ऊपर उसका मास लिखते हैं। देखिए इधर, जैसे न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जीरो, तो मैंने पैर पर कितना लिखा, जीरो, लेकिन उसका मास कितना होता है, 1 AMU होता है, यानी रिलेटिव मास कितना है, 1 है, तो उसके सर के ऊपर कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पैर पर -1 लिखा है, लेकिन इसका मास उन सब की तुलना में नेग्लिजिबल है। किसकी तुलना में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। तो इसका मास अपन ने कितना ले लिया, 0, 0। क्यों? क्योंकि हम उसके मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, तो देखिए पैर पर 1 लिखा हुआ है और मास कितना होता है, 1U होता है, तो इसके सर पर कितना लिखा हुआ है, 1U। तो आप इन तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, यानी ये एटम में किस तरीके से रीअरेंज होते हैं, तो देखिए आज की तारीख में हमें यह पता है कि अगर मैं एक एटम के जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके बीच में एक छोटा सा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इन न्यूक्लियस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, और बाहर भी कहाँ पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं, जिन्हें हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। इन शेल या ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन क्या सभी एलिमेंट के एटम में ये तीनों ही पाए जाते हैं, ये आपको मुझे सोचकर बताना है। आपको मुझे किसी एक एलिमेंट का नाम बताना है जिसके एटम में कोई भी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हो, लेकिन
तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल एब्सेंट हो। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस एलिमेंट का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, आप सभी ने डिजिटल बोर्ड ज़रूर देखा होगा, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, आप सभी को पता है। अब मुझे ये बताइए, जिस किसी ने भी सबसे पहले बोर्ड बनाने पर विचार किया होगा तो उसने सीधा डिजिटल बोर्ड बना दिया, या सबसे पहले ब्लैक बोर्ड बना, फिर उसमें थोड़ा सुधार हुआ, सुधार होने के बाद वाइट बोर्ड बना जिस पर हम मार्कर से लिख सकते हैं, और आगे जाकर डिजिटल बोर्ड बना होगा। यही बात हुई होगी, यानी कि एकदम से डिजिटल बोर्ड तो दुनिया के सामने नहीं आया होगा। पहले ब्लैक बोर्ड आया, फिर वाइट बोर्ड आया, फिर डिजिटल बोर्ड आया। तो ठीक इसी तरीके से आज हमें पता है कि एटम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रीअरेंज होते हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ सेल होते हैं उनके अंदर घूमता रहता है। ये तो आज हमें पता है, लेकिन जब भी किसी साइंटिस्ट ने बहुत टाइम पहले एटम की स्ट्रक्चर के बारे में विचार किया होगा तो डायरेक्ट ये मॉडल तो उसके दिमाग में आया नहीं होगा। उसने पहला कोई मॉडल दिया होगा, फिर उसमें कुछ कमियां निकली, उस कमियों को दूर कर कर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने नया मॉडल दिया, फिर उसमें फिर और कुछ कमी निकली, उस कमी को दूर कर कर एक और नया थर्ड मॉडल दिया होगा। तो इस तरीके से स्टेप वाइज तरीके से नए नए मॉडल आते रहे, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नया मॉडल था वो पुराने मॉडल से बेहतर था। तो ठीक इसी तरीके से अब हम आगे जाकर डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से एटम्स में रीअरेंज होते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले बात करने वाले कौन थे? जे थॉमसन थे, जिसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। उसमें कुछ कमियां निकली, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो उस लिमिटेशन को यानी कमियों को दूर कर कर जो दूसरा मॉडल आया वो कौन सा था? रदरफोर्ड मॉडल था, जिसको वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, आपको पता है। उसमें भी कुछ कमियां निकली, उस कमियों को रदरफोर्ड जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो फिर अगला मॉडल कौन सा आया? बोर एटॉमिक मॉडल। तो अभी लेटेस्ट मॉडल कौन सा है? बोर एटॉमिक मॉडल। और आगे भी इससे अगर हम आगे जाएं तो एक और मॉडल आता है सोमरफेल्ड मॉडल, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इतने लेवल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से पुराने मॉडल से नए मॉडल आते रहे, और जो भी नया मॉडल आया वो पुराने मॉडल से बेहतर था। तो अब हम अगले वीडियो में इन डिफरेंट एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे।